बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कल उन्होंने अमेरिकी संसद के परिसर में हुए एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई मूल की शख्स है। हैरिस के शपथ ग्रहण पर तमिलनाडु में उनके ननिहाल में जश्न मनाया गया। कोरोना संकट और ट्रंप समर्थकों की हिंसा के अंदेशे के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बेहद कड़ी सुरक्षा में हुआ। कार्यक्रम के लिए बेहद सीमित संख्या में मेहमानों को न्योता दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में पॉप सिंगर लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने भी परफॉर्म किया था। बाइडेन के शपथ ग्रहण में बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हुए। बाइडेन ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और ओबामा के काफी करीबी हैं। समारोह के दौरान भी दोनों के संबंधों में गर्मजोशी दिखाई दी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह से पहले ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। ट्रंप ने पहले ही बाइडेन के शपथ ग्रहण से दूर रहने का ऐलान किया था। आखिरी संबोधन में ट्रंप ने समर्थकों को पैगाम दिया कि वो लौट कर आएंगे। बाइडेन का पहला संदेश सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। ये बात अनुभवी बाइडेन भी समझ रहे थे। लिहाजा उनका वादा यही रहा कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका की राह में रोड़ा नहीं बनने देंगे। Learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. बाइडेन ने ये भी वादा किया कि अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा। अमेरिका की सेना सशक्त है, हर चुनौती के लिए तैयार है। मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूँ। मैं उनका भी राष्ट्रपति हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं सबकी तरक्की और सबकी रक्षा के लिए हूँ। विरोधियों के लिए भी बाइडेन के संदेश में गहरी बात छिपी थी। बाइडेन ने कहा कि मुझे पता है हमें विभाजित करने वाली ताकतें गहरी हैं और वो वास्तविक हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो नई नहीं है। हमारा इतिहास निरंतर संघर्ष वाला रहा है। अमेरिका में नए दौर का इस्तकबाल भारत ने भी किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा। पीएम ने लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जो बाइडेन को बधाई दी। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद संभालने वाली कमला हैरिस को भी बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमला हैरिस से वार्ता करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भारत अमेरिका के संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये बात अमेरिका में बढ़ते भारतीयों के महत्व का सबूत तो है ही, दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिहाज से भी बेहद अहम है। उधर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर ट्रंप समर्थक अमेरिका और ट्रंप के झंडे लेकर खड़े थे। समर्थकों ने वी लव ट्रंप के नारे लगाए। कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान संगठनों की बैठक होनी है, जिसमें किसान प्रस्ताव को लेकर विचार करेंगे, जिसे लेकर अगले दौर की बातचीत होगी। 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे किसान और सरकार के बीच बैठक होनी है, जिसमें किसान प्रस्ताव पर अपनी राय देंगे। हालांकि कल होने वाली मीटिंग से पहले एक बार फिर किसानों की ओर से कृषि कानून वापस लेने की बात की गई। सारे संगठन मालूम है 500 संगठन है, कंसल्ट सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। कल 10वें दौर की बातचीत में केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए हैं। सरकार ने किसानों के सामने पहला प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार हैं। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सरकार के साथ बैठक में किसानों ने एनआईए का मुद्दा उठाया। किसानों की ओर से कहा गया कि सरकार एनआईए का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। वहीं सरकार ने जवाब में कहा कि अगर कोई निर्दोष है
तो उनकी लिस्ट दें, हम देखेंगे। किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से मामले में दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा ये मामला पुलिस का है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी पर उठ रहे सवालों पर सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बन रहा है। इसको लेकर चले इलेक्शन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब गेंद कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। 5 फरवरी से बीजेपी सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन रैली करेगी, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक चली, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ये भी तय हुआ है कि हर महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की कम से कम 2 यात्रा करेंगे। इस दौरान वो कम से कम 2 रैलियां और 2 बैठकें बंगाल में करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री की रैलियों पर भी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी को बंगाल में जनसभाओं के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में बागियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने भी दीदी का साथ छोड़ दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नादिया के शांतिपुर से विधायक भट्टाचार्य ने दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर हरी झंडी मिल गई। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का दौर जारी है, जहां लगातार भड़काऊ नारे लग रहे हैं। हुबली में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की रैली में गद्दारों को गोली मारने के नारे लगे, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं एक दिन पहले कोलकाता में टीएमसी की रैली में भी इसी तरह के भड़काऊ नारे लगे थे। यूपी विधान परिषद की गैलरी में वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर बीजेपी और विरोधी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद की गैलरी से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की और कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर सरकार उनकी मांग पर कोई एक्शन नहीं लेती तो वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तांडव पर मचे हंगामे के बीच वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अली अब्बास जफर को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है। अली अब्बास जफर के खिलाफ तांडव वेब सीरीज को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसी केस में अली अब्बास को हाईकोर्ट से राहत मिली। मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी तांडव वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वेब सीरीज तांडव को लेकर जो शिकायत मिली है उसकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग की। कई राज्यों में केस दर्ज होने के बावजूद वेब सीरीज तांडव को लेकर लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। यूपी के कई शहरों में तांडव वेब सीरीज को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरठ में हिंदू राष्ट्र सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज का विरोध करते हुए अभिनेता सैफ अली खान का पुतला फूंका और तांडव बनाने वाली पूरी टीम पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को जेपी नड्डा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि अखनूर के खैरा में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई और इसी के आड़ में घुसपैठ की कोशिश हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास जोधपुर में शुरू हो गया है। दोनों देशों की वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट नाइट 21 नाम दिया गया है।
कोरोना के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 7,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। इस बीच दिल्ली में जो स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, सरकार ने उनके लिए काउंसलिंग क्लास चलाने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्टर रहे सुशांत सिंह राजपूत का आज जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीते साल मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर मिला था, जिसके बाद से ही उनके फैंस इंसाफ के लिए मुहिम चला रहे हैं। सीबीआई सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही है। आगामी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान स्टेडियम में दर्शक नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई 50% दर्शकों की एंट्री के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है। बीसीसीआई ने उम्मीद जताई है कि दर्शकों की एंट्री पर सरकार की ओर से हरी झंडी मिल जाएगी। कोरोना के बीच ये पहली बार होगा जब दर्शकों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया कोरोना संकट के बाद पहली बार अपने घर में मैच खेलने जा रही है। इससे पहले कोरोना की वजह से आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था। आईपीएल की 8 टीमों ने उन खिलाड़ियों की सूची जारी की जिनका करार कल खत्म हो रहा था। संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के अनुबंधों का रिन्यू किया गया है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अनुभवी सुरेश रैना को टीम में बरकरार रखा है। वहीं हरभजन सिंह के साथ करार खत्म कर दिया है। मुंबई इंडियंस से मलिंगा की रवानगी हो गई है। आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का किंग्स 11 पंजाब और एरन फिंच का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ करार भी खत्म हो गया है। पंजाब ने वेस्टइंडीज के हरफनमौला शेल्डन कॉट्रेल, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और न्यूजीलैंड के जिम्मी निशान के साथ करार भी नहीं बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। श्रीनगर में पारा 6 डिग्री से भी कम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 22 जनवरी को फिर से कश्मीर घाटी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उत्तराखंड की उर्गम घाटी में जाख देवता की पारंपरिक यात्रा निकाली गई। बर्फ के बीच श्रद्धालु नंगे पैर इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तराखंड की यह मशहूर धार्मिक यात्रा हर 4 साल में होती है। झारखंड के बोकारो में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने सबसे पहले शव को देखा। शव एक गड्ढे में दफनाया गया था, मगर पैर दिख रहा था। महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गड्ढा खुदवाया तो एक महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो सकी है, मगर पुलिस ने रांची और हजारीबाग पुलिस को भी सूचित कर दिया है। शव की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि महिला की हत्या करके आनन फानन में शव को गड्ढे में दबाने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।